Assalamualaikum students, how are you? Hope so you will be fine and safe at your homes. Students, in the previous lecture we discussed about the determination of forces and resolution of forces. Today the topic for discussion is torque or moment of a force. Student, टॉर्क को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे रिजिड बॉडी को. व्हाट इज अ रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी is a shapeless body which is defined as a body is composed of extremely small particles of large numbers. Means आपके पास एक ऐसी बॉडी है जिसमें बहुत सारे क्या हैं, छोटे छोटे से स्मॉल पार्टिकल्स हैं बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हैं. ठीक है. देन इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑल द फोर्सेस मीन्स आप उन बॉडी पर, रिजिड बॉडी पर जब फोर्स अप्लाई करेंगे, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑल द पेयर्स ऑफ द पार्टिकल्स डज नॉट चेंज बाय अप्लाइंग द फोर्स. मीन्स अगर आप रिजिड बॉडी पर कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं देन उसके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता. ठीक है. अकॉर्डिंगली डेफिनेशन टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स को डिफाइन करने से पहले हम क्या करेंगे, रिजिड बॉडी को डिफाइन करेंगे. ठीक है. A rigid body is composed of large number of small particles. Means आपके पास ऐसी बॉडी जिसमें छोटे छोटे से पार्टिकल्स हों लेकिन उनकी क्वांटिटी क्या हो, बहुत ज़्यादा हो. If the distance between all pairs of particles does not change, means आपके पास जो उन पार्टिकल्स के दरमियान का डिस्टेंस है वो चेंज ना हो बाय अप्लाइंग अ फोर्स. मीन्स जब आप उस बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे और फोर्स अप्लाई करने के बाद उनका डिस्टेंस चेंज ना हो देन इट इज कॉल्ड अ रिजिड बॉडी. स्टूडेंट्स से मैंने आपको एक रफ एग्जांपल दी है. ठीक है. रिजिड बॉडी के आप उसमें देख सकते हैं कि बिल्कुल एक शेपलेस बॉडी है और उसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिनके मैसेज को मैंने एम से डिनोट किया. ठीक है. और लास्ट पर उसको मैंने किसके से डिनोट किया है, एन से. मीन्स एन नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स मीन्स बहुत सारे इसमें पार्टिकल्स हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है लेकिन साइज में क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है. और उनके दरमियान का डिस्टेंस भी आपको शो करवाया है कि उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है. ठीक है. स्टार्ट किया हमने M1 से M2, M3, M4 अप टू सॉन Mn. मीन्स आपके पास रिजिड बॉडी में बहुत सारे नंबर्स होते हैं पार्टिकल्स के लेकिन उनके दरमियान का डिस्टेंस जो होता है वो चेंज नहीं होता जब हम उन पर क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं. स्टूडेंट, इसकी डेली लाइफ एग्जाम्पल में से रिजिड बॉडी की मैं आपको डेली लाइफ में एग्जाम्पल देती हूँ स्लाइम की. स्लाइम आपने देखा होगा चिल्ड्रन जो होते हैं उनसे खेलते हैं. मीन्स आप स्लाइम को अपने हाथ से लेकर उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनके डिस्टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं आती. मीन्स उसके स्मॉल पार्टिकल्स की वो एक बॉल शेप होती है. ठीक है. जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती. ठीक है. तो आपके पास डेली बेसिस पर कोई भी रिजिड बॉडी की एग्जाम्पल हो सकती है. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास टॉर्क. व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज डिफाइंड एज the turning effect of a force is called torque or moment R. ठीक है. moment of a force मीन्स आपके पास टर्निंग इफेक्ट. टर्निंग इफेक्ट क्या है? मीन्स कोई भी बॉडी टर्निंग से ही आपको पता चल रहा है कि टर्निंग से मुराद क्या है कि कोई भी बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है. ठीक है. अपने ही एक्सिस के अराउंड. फॉर एग्जाम्पल डेली बेसिस पर आपका डोर है. ठीक है. आप डोर को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, अपने ही एक्सिस पर रहते हुए ओपन या क्लोज होता है. और अराउंड आपने देखा होगा कि जब वो क्लोज होता है तो एक सर्कल यानी एक कर्व जो है वो भी क्या करता है, फॉर्म करता है. मीन्स इस फॉर्म में. ठीक है. अगर आप डोर को ओपन या क्लोज कर रही हैं तो डोर अपनी यानी जो आपके पास रूफ है या फ्लोर है उसके ऊपर वो क्या है, एक कर्व शेप फॉर्म करता है. तो ये क्या फॉर्म होती है, ये आपकी टॉर्क को डिपेंड करता है. ठीक है. नेक्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉर्क को डिफाइन करेंगे. टॉर्क, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स. मीन्स अगर आप किसी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसके टर्निंग में मीन्स उसकी रोटेशन में क्या आ रही है, चेंजिंग आ रही है देन इट इज कॉल्ड टॉर्क और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स. मीन्स अगर बॉडी पर किसी पर फोर्स अप्लाई करने से उसकी मूवमेंट में चेंजिंग आ रही है देन इट इज कॉल्ड टॉर्क. द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट
ऑफ अ फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब टॉर्क की डेफिनेशन तो आपको पता चल गई, ठीक है, लेकिन टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो बेसिकली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स की डेली बेसिस पर बहुत सारी आपके पास एग्जांपल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसके अकॉर्डिंगली भी हम देख सकते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में आपके पास टैप है, टैप को आप रोटेट करते हैं, ठीक है, आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, रोटेट करते हैं, तो उसकी मूवमेंट भी किस में होती है, सर्कुलर पोजीशन में। ठीक है, सेकेंडली आपके पास डोर नॉब है, मीन डोर का जो लॉक है उसको आप रोटेट करते हैं डोर को ओपन या क्लोज करने के लिए, तब भी आप उसको क्या करते हैं, अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट में रोटेट करते हैं, मूव करते हैं फोर्स अप्लाई करने के बाद, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है, उसके बाद आपके पास शार्पनर और पेंसिल की एग्जाम्पल है। आप पेंसिल को शार्पनर में पुश करते हैं, पेंसिल पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो पेंसिल जो है वो शार्पनर में क्या करती है, रोटेट करती है। ठीक है, तो बेसिकली डेली लाइफ एग्जांपल्स में आपके पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो किससे रिलेट करती हैं, टॉर्क से रिलेट करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स ऑफ मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। मींस टॉर्क की डेफिनेशन तो आपने पढ़ ली, अब नेक्स्ट व्हाट इज मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है और ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, टॉर्क का अदर नेम तो मूवमेंट ऑफ फोर्स है, लेकिन बेसिकली इसके 3 फैक्टर्स हैं जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे। मूवमेंट ऑफ फोर्स, बेसिकली इसके कितने फैक्टर्स हैं। ठीक है, बेसिकली देयर आर 3 फैक्टर्स, on which movement of force depend. Movement of force depend. First of all, फर्स्ट आपके पास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन मींस वो पॉइंट जिसके अराउंड बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। एक्सिस का तो आपको वैसे भी पता है, एक्सिस क्या होता है, वो पॉइंट है जिसके अराउंड कोई भी बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है। तो अकॉर्डिंगली डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली पता चलता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, कि कोई भी रिजिड बॉडी या कोई भी अदर बॉडी जो है वो अब अपनी एक्सिस के अराउंड जब रिवॉल्व करती है तो वो क्या है, आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी उसकी मूवमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, सेकंड एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद आ जाता है आपके पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन मीन फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास वो पॉइंट होना चाहिए जिसके अराउंड बॉडी क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी। ठीक है, सेकेंडली वो पॉइंट मीन्स वो ऑब्जेक्ट जिस पर आपने फोर्स अप्लाई करनी है। ठीक है, मीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेकंड क्या हो गया, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मींस वो पार्ट जहां पर आप क्या कर रहे हैं, फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड वन इज मूवमेंट आर। मूवमेंट आर इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मींस एक्सिस ऑफ रोटेशन मीन जो बॉडी जहां पर रोटेट कर रही है, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जहां आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड मूवमेंट आर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट आर। ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिकली मूवमेंट ऑफ फोर्स के आपके पास कितने फैक्टर्स हैं, 3, जिन पर आपके पास किसी भी बॉडी की मूवमेंट, रोटेशन जो है वो क्या करती है, डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेकेंड इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड थर्ड इज मूवमेंट आर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सिस ऑफ रोटेशन को। इसकी आपको डेली बेसिस में एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, स्पैनर की। स्पैनर आपने देखा होगा मैकेनिक्स के पास भी होता है, नट को किसी भी स्पैनर के जरिए हम क्या करते हैं, टाइट भी करते हैं और लूज भी करते हैं। उसके लिए बेसिकली आपके पास यही 3 फैक्टर्स यूज होते हैं। आपके घरों में भी ये चीज होती है, स्पैनर को आप यूज करते हैं किसी भी नट्स को टाइट करने के लिए या लूज करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपके पास इसकी एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक स्पैनर है। स्पैनर के जरिए आप क्या कर रहे हैं, किसी भी नट को क्या कर रहे हैं, आप लोग टाइट कर रहे हैं। तो टाइट करने के लिए आपके पास कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास नट है और आप उसको क्या कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, डिफाइन करते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को।
एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही आपको पता चल रहा है कि आपकी बॉडी जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी। मींस अपनी जो प्लेस है उसको चेंज किए बगैर अपनी ही एक्सिस पर, अपनी ही जगह पर रहते हुए वो क्या करेगी, रोटेट करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बुक्स पर देखिए अपनी पेज नंबर 90, लुक एट योर बुक्स। कंसीडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ लाइन। The particles of the body moves in a circle with their centers all lying on this line. This line is called the axis of rotation of a body. स्टूडेंट जो आपको बुक में एग्जाम्पल उन्होंने दिया, उन्होंने किसी भी रिजिड बॉडी की दी है। फॉर एग्जाम्पल आप घर पर कोई भी कार्डबोर्ड का पीस ले सकते हैं। ठीक है, उस कार्डबोर्ड के पीस को आप किसी भी नीडल में यानी सुई में आप क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। और आफ्टर फिक्सिंग आप देखेंगे अगर आप उसको फिंगर से मूव करवाएंगे तो वो किस पोजीशन में मूव करेगा, वो एक सर्कुलर पोजीशन में अपनी ही एक्सिस पर क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास डेली बेसिस की एग्जांपल है किसकी, एक्सिस ऑफ रोटेशन की। आपने क्या किया, किसी भी कार्डबोर्ड का एक शेपलेस सा पीस लिया, बिल्कुल भी शेप में नहीं हो, आप शेपलेस पीस ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी जिसकी कोई शेप ना हो, उसको आपने नीडल में क्या किया, फिक्स कर दिया। फिक्सिंग के बाद आपने उसको फिंगर से जब फोर्स, थोड़ी सी भी फोर्स आप लगाएंगे, आप देखेंगे कि वो कार्डबोर्ड का जो पीस है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। एज इट इज अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे ये पॉइंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्या है, स्पैनर है और स्पैनर का ये नट है। ठीक है, नट को आपने क्या करना है, टाइट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यह टाइट कर रही है या आप क्या कर रहे हैं, उसको लूज कर रहे हैं, तो रोटेट कौन सा पॉइंट करेगा, ये पॉइंट रोटेट करेगा। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपके पास कौन सा होगा, मींस यहाँ पर आपने क्या किया, नट को फॉर एग्जांपल अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में नट को टाइटन करने के लिए या नट को लूजन करने के लिए फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वो पॉइंट जहाँ पे वो नट रोटेट करेगा, ठीक है, वो क्या होगा, पॉइंट आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। ठीक है, सेकेंडली आपके पास क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब नट तो आपने देख लिया, नट के साथ आपने स्पैनर को भी फिक्स कर दिया, बट जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ना ही नट जो है वो लूज होगा और ना ही नट जो है वो क्या होगा, टाइट होगा। सो सेकेंडली लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मींस वो फोर्स जहां पर आप, वो पॉइंट जहां पर आप फोर्स अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट, स्पैनर को यूज करने के लिए, स्पैनर को टाइट या नट करने के लिए आप जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, आपके पास एक्सिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी। स्पैनर के इस हैंडल को आप अपने हाथ से पकड़ेंगे और अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करवाएंगे, मूव करवाएंगे। तो ये पॉइंट आपके पास क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट, अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी आपको एक्सप्लेन हो गया, उसके बाद एक्सिस ऑफ रोटेशन भी आपको पता चल गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म बेसिकली होता क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान का डिस्टेंस। मींस ये आपके पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसके दरमियान का जो आपका डिस्टेंस है वो क्या होगा, मोमेंट आर्म होगा। ठीक है, इसके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा आपके पास, मोमेंट आर, यानी वो पॉइंट जहां पे बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, और वो पॉइंट जहां पर आप फोर्स लगा रही हैं उसके दरमियान कितना डिस्टेंस है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मोमेंट आर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास शॉर्ट और मूवमेंट ऑफ फोर्स की एक डेली लाइफ एग्जांपल्स थी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा था कि आप एक शार्पनर और एक पेंसिल की एग्जांपल भी ले सकते हैं। ठीक है, आप पेंसिल को शार्पनर में पुट करें और पेंसिल को जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है आप एक एज पर, पेंसिल की एक एज पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे, लेकिन पेंसिल का जो सेकेंड एज होगा वो किस में होगा, शार्पनर में। तो शार्पनर में पेंसिल क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो शार्पनर के और पेंसिल के एक एज के दरमियान में जितना डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड मोमेंट आर्म, और पेंसिल का एक एज जो आपने अपने हाथ में पकड़ा होगा रोटेट करने के लिए दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और सेकेंड एज जो शार्पनर में होगा वो क्या होगा आपके पास, एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, डेफिनेशंस की आप अंडरलाइन कर लें और नेक्स्ट पे मैं आपको बताती हूँ मोमेंट आर्म के बारे में। ठीक है, मोमेंट आर्म के लिए बेसिकली आपके पास जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके टू फैक्टर्स हैं मोमेंट आर्म के, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक स्पैनर बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और एक शॉर्टर स्पैनर है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, अगर आपके पास किसी भी स्पैनर की लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी
तो फोर्स भी आपके पास क्या होगी, ज्यादा अप्लाई होगी। अगर स्पैनर की लेंथ जो होगी कम होगी तो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन भी, फोर्स भी जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, नाउ लुक एट योर बुक्स, पेज नंबर 90, डेफिनेशंस मार्क कर लें। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, पेज नंबर 90 इन द पिंक बॉक्स, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स। ठीक है, टॉर्क की डेफिनेशन होगी, उसकी एग्जांपल्स मैंने आपको बहुत सारी बताई थी अभी भी, तो अगर नहीं है तो आप लोग मार्क कर लें। ठीक है, सबसे पहले है टर्निंग पेंसिल इन अ शार्पनर, टर्निंग स्टॉप कॉक ऑफ अ वाटर टैप, टर्निंग डोरनॉब एंड सो ऑन आर द सम एग्जांपल्स ऑफ टॉर्क। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, पेज नंबर 91। पेज नंबर 191 पे देखिए, द लाइन अलोंग विद अ फोर्स एक्स इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, कि वो लाइन जिस पर आप क्या रिप्रेजेंट करें, आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉडी को रोटेट करवाने के लिए, दैट लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, थर्ड वन इज मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म की डेफिनेशन क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो 90 का एंगल आपके पास बन रहा होगा, और एज इट इज आप देख भी सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 90 का एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, इसकी एक और एग्जांपल आपको दे देती हूँ। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेशन भी है। एक्सिस ऑफ रोटेशन को आप किसी भी पॉइंट से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या लेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन को आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ से, और मोमेंट आर्म को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन को आप ए से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को एफ से, और मोमेंट आर्म को एल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एक और आपको डायग्राम बताती हूँ जो आपके बुक में भी इंक्लूडिंग है, और ये आपके मस्ट ड्रॉ भी करनी है इन टॉपिक्स के साथ में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी क्या है, ब्लॉक है, या कोई भी आपके पास क्या है, पॉइंट है, जिसको आप क्या नेम दे रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये उसका क्या है, ठीक है, ये उसका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन मींस इस पॉइंट पर वो क्या करेगी, बॉडी उसकी रोटेट करेगी। सेकेंड पॉइंट मींस जहां आप क्या अप्लाई कर रही हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, और उसके दरमियान ये आपका पॉइंट ए हो गया। ठीक है, और दैट इज कॉल्ड एफ, और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर के लिए आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था, हम 90 का ये सिंबल यूज करते हैं। तो एज इट इज आप देख सकते हैं कि ये आपके पास 90 का एंगल यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है, 90 एंगल यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है, तो 90 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एल। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, मोमेंट आर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास यूनिट जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस में, अब फॉर एग्जांपल आप उन्होंने कहा है द टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स डिपेंड्स अपॉन फोर्स एफ एंड द मोमेंट आर्म एल, यानी उसकी डिपेंडेंट किस पे होती है, टॉर्क की, उसकी फोर्स पर जितना आप अप्लाई कर रही हैं, और उसके मोमेंट आर्म पर डिपेंड, यानी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपके पास बेसिकली इन टू फैक्टर्स पर टॉर्क जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है, फोर्स पर और उसके मोमेंट आर्म पर, कि आपने बॉडी पर कितनी फोर्स लगाई है और बॉडी का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, बेसिकली इन टू फैक्टर्स को मिलाएंगे तो क्या फॉर्म होता है, टॉर्क। ठीक है, फोर्स और मोमेंट आर्म पर क्या डिपेंड करता है, टॉर्क डिपेंड करता है। तो टॉर्क का यूनिट भी आपके पास एज इट इज है कि अगर एक बॉडी पर आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसका डिस्टेंस कितना है, मोमेंट आर्म एल है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला भी आपके पास यही होगा, और मैथमेटिकल फॉर्म में अगर आप टॉर्क का फॉर्मूला राइट करेंगे, फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क को आप ऐसे स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और डिपेंड वो किस पर करता है, डिपेंड करता है फोर्स पर और मोमेंट आर्म पर। मीन बॉडी पर आपने क्या की, जितनी फोर्स अप्लाई की और उसका क्या है, जितना मोमेंट आर्म है, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। सो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय एल। ओके स्टूडेंट्स, समटाइम न्यूमेरिकल्स में हम एल को डिस्टेंस से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो वो एफ डॉट डी भी हो सकता है।
ठीक है। न्यूमेरिकल्स में हम समटाइम, क्योंकि एल है ना, डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो डिस्टेंस के लिए हम एल को डी से भी क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी भी आपके पास किसके इक्वल होता है, टॉर्क के ही इक्वल होता है, ठीक है। यूनिट, वी नो दैट यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, और अब लेंथ है, लेंथ का यूनिट आपके पास क्या है, मीटर्स में आता है, ठीक है। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, तो विच इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। सो यूनिट ऑफ टॉर्क इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था आपका टॉर्क का टॉपिक। टॉर्क में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था अबाउट टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। उसके बाद हमने पढ़ा था रिजिड बॉडी के अकॉर्डिंग व्हाट इज अ रिजिड बॉडी, और सेकेंडली फिर हमने मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स के फैक्टर्स रीड आउट किए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सिस ऑफ रोटेशन मींस जिसके अराउंड बॉडी रिवॉल्व करती है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट था हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मींस जिस जगह पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। एंड थर्ड वन इज मोमेंट आर मींस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल of movement। बेसिकली स्टूडेंट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स में आपके पास टू टाइप्स होती है मूवमेंट की। फर्स्ट इज क्लॉकवाइज एंड सेकंड इज एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या मीन्स, अगर आपके पास किसी भी बॉडी की रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो देन इट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज, और सेकेंडली अगर एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज हो उसका ऑपोजिट होगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स की कितनी टाइप्स हैं, टू। clockwise movement and second is anti-clockwise movement। एंटी-क्लॉकवाइज मूवमेंट को आप काउंटर क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, ठीक है। अब क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज में क्या है, फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं यू हैव अ क्लॉक। अब क्लॉक की रोटेशन तो आपको जानते हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। अब जब आपकी रोटेशन जो होती है, ठीक है, इस फॉर्म में हो मींस आप सीधा चल रहे हो, फॉर एग्जांपल 12, 1, 2, 3 इस तरह, तो ये आपके पास रोटेशन जो होती है ये क्या कहलाती है, क्लॉकवाइज, ठीक है। और जब आपकी रोटेशन चेंज हो जाए, ठीक है, और जब सेकेंड पॉइंट में आपकी रोटेशन जो हो वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, और आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मींस इस फॉर्म में आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, दैट इट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये तो थी आपके पास व्हाट इज क्लॉकवाइज एंड व्हाट इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में आपके पास क्या होगा और क्लॉकवाइज में क्या होगा, यहाँ पर बुक से रिलेटेड आपके पास जो एग्जांपल है, द फोर्स दैट इज यूज्ड टू टर्न द स्पैनर टू टाइटन अ नट, ठीक है। स्पैनर को टाइट करने के लिए, स्पैनर से आप नट को टाइट करने के लिए जब फोर्स अप्लाई करेंगे वो किस डायरेक्शन में होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मीन्स आप नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। और आपका जो नट है वो क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। एज इट इज एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा कि जब आप किसी भी स्पैनर को से नट को लूज करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, फोर्स को ऑपोजिट यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पे अप्लाई करेंगे, तो आपका स्पैनर का जो से नट जो है वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, नट को यहाँ पर आपने टाइट करना है, तो टाइट करने के लिए आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएंगे, डाउनवर्ड, ठीक है। फोर्स को आपने कहाँ अप्लाई किया, नीचे डाउनवर्ड पोजीशन में आप अप्लाई करेंगे तो आपका नट जो है वो क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। फोर्स इज यूज्ड टू टाइटन अ नट, ठीक है। और फोर्स हम कहां पर अप्लाई करेंगे, नीचे की तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। और जब आप क्या करेंगे, फोर्स को अपवर्ड डायरेक्शन में मीन ऊपर की तरफ अप्लाई करेंगे
ऊपर की तरफ, ठीक है, नीचे से आप ऊपर की तरफ फोर्स को अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगी, लूज करने के लिए। फोर्स इज यूज्ड टू लूजन अ नट, मीन्स नट को क्या करने के लिए, लूज करने के लिए आप क्या करेंगे, जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो क्या होगा आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स में है इफ अ बॉडी इज बैलेंस, यानी बॉडी को बैलेंस करने के लिए द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल, यानी दोनों इक्वल हो जाते हैं, बॉडी बैलेंस हो जाती है, देन इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट योर बुक्स, पेज नंबर 92, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। A force that turns a spanner in the clockwise direction is generally used to tighten a nut. So this torque or moment of force is called clockwise movement. As it is similar, इसी प्रोसेस में आप क्या करेंगे, a force that turns a spanner in the anti-clockwise direction to loosen a nut, then this torque is called anti-clockwise movement, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में क्या है कि किसी भी बॉडी को बैलेंस करने के लिए आपको एग्जांपल दे रही हूँ सीसॉ की, मीन्स अगर टू चिल्ड्रंस हैं और उनका वेट इक्वल है और वो सीसा पर बैठे होंगे तो चाहे उन पर जितनी मर्जी फोर्सेस अप्लाई हो, ठीक है, जब उनका वेट इक्वल है तो सीसा मूव नहीं करेगा, मीन्स बॉडी क्या होगी, बिल्कुल बैलेंस होगी। A body is balanced is the sum of clockwise movements acting on the body is equal to the sum of anti-clockwise movement acting on it, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक आपका यहीं पर एंड होता है। आज हम लोगों ने टॉर्क के बारे में पढ़ा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में पढ़ा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मूवमेंट आर्म एंड प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।